अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। पाकिस्तानी सियासत में आज का दिन भी इंतहाई सनसनीखेज रहा। दिन के आगाज पर ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स ने सियासी मंजरनामे पर एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी। पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहयात नाअहल करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का कहना था कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F जो है वो ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून है। अहम बात यह है कि इसी कानून के तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पीटीआई के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन को भी नाअहल करार दिया गया था। दिलचस्प अमर यह है कि आज से 4 साल पहले 2018 में जस्टिस उमर अता बंदियाल उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने इसी कानून के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के बाद यह करार दिया था कि इस कानून के तहत नाअहल होने वाला शख्स ताहयात नाअहल तस्वर होगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम होने वाले 5 रुकनी बेंच ने इस कानून के तहत रुकने पार्लिमान की नाअहली ताहयात करार देने का जब मुतफ़िका फैसला दिया तो वो फैसला भी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही तहरीर किया था और ये फैसला भी उन्होंने ही कमरे अदालत में पढ़कर सुनाया था। यानी चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए जाने वाले फैसले या तशरीह से बादियों नज़र में कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं और यही वो नुक्ता होगा जिसको सियासी जमातें बिलखुसूस नून लीग अपने कानूनी मामलात सुलझाने के लिए भरपूर कुव्वत से इस्तेमाल करेगी। पहले ही चाहे नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, दोनों जानिब से अपनी अपनी मंशा के मुताबिक कानूनी फैसलों पर मुकम्मल जो है वो बड़ी खुलकर तनकीद हो रही है। मरियम नवाज की बरियत हो, इसहाक डार की वापसी हो, इमरान खान को तौहीन अदालत केस में माफ़ी हो, हर कैंप अपनी अपनी तोपों का रुख जो है बज़ाहिर अदलिया की जानिब करता दिखाई दे रहा है। इमरान खान बज़ाहिर रोज़ ही तकारीर और जलसों में मौजूदा सेटअप लाने, नून लीग को अदालती रिलीफ देने पर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर चढ़ाई कर रहे हैं। लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया और इन चोरों को ऊपर बैठा के इनके केसेस माफ हो गए और हम कहें जी मैं तो न्यूट्रल हूं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है, कप्तान तैयारी कर रहा है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। इस तर्ज अमल के साथ ही इमरान खान खुफिया मेल मुलाकातों और मुज़ाकरात की पॉलिसी पर भी गामजन है और दाल ना गलने की सूरत में लॉन्ग मार्च के हथियार के इस्तेमाल पर भी वो तैयार हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। सबसे पहले तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का सदेबाब करने के लिए आज एक भरपूर मनसूबाबंदी सामने आई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला हुआ कि पीटीआई लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी की खिदमात ली जा रही हैं, जबकि रेड जोन में वाक़ जो सरकारी इमारतें हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, उनकी सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला हो चुका है। इस इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज ने ब्रीफिंग में बताया कि लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 15 से 20 हज़ार के दरमियान होने का इम्कान है। दूसरी जानिब सियासी हिकमत अमली के तौर पर आज मरियम नवाज ने एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान पर ईवान सदर के जरिए जो है एनआरओ लेने और एनआरओ ना मिलने पर न्यूट्रल्स को धमकियां देने के इल्जामात लगाए। मरियम नवाज ने इमरान खान की मौजूदगी में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला भी किया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता है। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज को गाली बना दिया। आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज बदलने से इनकार हो गया। और वो शख्स जो रात को ईवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। चौकीदार जो है अगर वो वतन की जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत छोड़ के वो बनी गाला की हिफाजत करना शुरू कर दे तो फिर चौकीदार ठीक है। बनी गाला में हीरो की हिफाजत करना शुरू कर दें। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरो के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहां से निकाल दिया। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया खुद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आपने बड़े अहम इजलास की सदारत की लॉन्ग मार्च को लेकर। उसमें से खबरें यह निकली कि शायद रेड जोन में जो है वो पाक फौज को भी तैनात किया जाएगा।
तो क्या आप कन्विंस्ड हैं कि इसी महीने वो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं? क्योंकि आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि हफ्ता इतवार तक हम डेट अनाउंस कर देंगे, और इमरान खान साहब तो ललकार के आपको पुकार रहे हैं कि राणा साहब तैयार हो जाएं, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। देखें, उनकी किसी बात का यकीन तो नहीं किया जा सकता, और इतना एक अहमकाना इक़दाम कि जिसके बाद उनके पास फिर बाकी कोई चीज़ बचेगी नहीं। तो अगर थोड़ी बहुत भी सूझबूझ से काम लिया तो फिर तो ये ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तो उसके फिर रोकने के जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ही मौसर तरीके से करना जो है ये हमारा फ़र्ज़ भी है, और एक जो है वो स्टेट ड्यूटी भी है। क्योंकि रेड जोन जो है वहाँ पे जो इमारतें हैं वो सिंबल ऑफ स्टेट हैं, उनको अगर कंप्रोमाइज़ किया गया तो फिर तो वो जो स्टेट है वो उसका तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हर कीमत पे इनको दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा इस्लामाबाद में। जी, उनको दाखिल ही नहीं होने देंगे आप इस्लामाबाद में? जी, इसमें हमने 3 लेयर जो है वो स्ट्रेटजी बनाई है। एक तो ये है कि जब ये इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे तो इनको वहीं पे रोका जाएगा, और उसके बाद जो है वो रेड जोन जो है उसका जो आउटर लाइन है, लेयर है, वहाँ पे जो है वो रेंजर्स जो है वो इस मकसद के लिए मौजूद होंगे, और जो बिल्डिंग्स हैं जो कि सिंबल ऑफ स्टेट हैं उनकी हिफाजत जो है वो आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो फ़ौज के हवाले जो है वो की जाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये फितना जो है, जो फसाद और इस पूरी मुल्क और कौम को जो है ये अफरा तफरी और अनारकी में मुब्तला करना चाहता है, अगर ये इसमें कामयाब होता है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी है। उसकी कीमत जो है वो इस रियासत की जो है वो नफ़ी में है, नेगेशन में है। यानी ऐसा तो नहीं है कि अगर एक दफ़ा ये सिंबल ऑफ स्टेट बिल्डिंग जो है वो अगर कंप्रोमाइज़ होती हैं और स्टेट कंप्रोमाइज़ होती है तो फिर ये आखिरी दफ़ा होगी। ये तो हर दूसरे साल यही मौका बना करेगा, कोई ना कोई, फिर कभी तालिबान आ जाएंगे, कभी कोई मजहबी जुनूनी आ जाएगा, कभी कोई जमात आ जाएगी, कभी कोई आ जाएगी। तो ये तो फिर स्टेट का वजूद जो है वो ख़तरे में जो है वो जाने वाली बात है। तो इसलिए इसको हर लिहाज से जो है वो ना सिर्फ मौसर बल्कि यकीनी बनाया जाएगा कि ये फितना जो है ये अपनी इस मज़मूम साजिश में कामयाब ना हो सके, और किसी तौर पे भी कोई इम्कान ना हो कि इसमें जो है वो कोई रखना जो है वो आ सकता है। ठीक है, क्या इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान? लॉन्ग मार्च के दौरान तो इसकी गिरफ़्तारी जो है वो मेरा ख़्याल है कि शायद लाजम हो जाएगी, क्योंकि उस मजमे को जिसको ये गुमराह करके साथ लाएगा तो उसका ज़ोर तोड़ने के लिए जो है इसे गिरफ़्तार करना जो है वो ज़रूरी होगा। बाकी जो है उससे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेटजी लेवल पे ऊपर है, तो ये वक्त आने पे और उस वक्त की सूरत हाल को डिस्कस करने के बाद ही इनके ऊपर को फ़ैसला किया जा सकता है। तो राणा साहब, जो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जहां मुज़ाकरात होने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से वो वहां मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसा बताया जाए वहां से भी कि यार बस बैठ के आप मामलात तय कर लें, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कोई बात नहीं हो सकती जो कि रेड लाइन है हुकूमत के लिए? नहीं, हुकूमत के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को हमेशा जो है वो बातचीत के लिए, टेबल पे बैठने के लिए जो है वो तैयार होना चाहिए, रहना चाहिए। ये तो इसने एक आके एक अजीबोगरीब एक हुकूमत या एक स्टांस अपनाया था कि जी मैं अपोजिशन से बात नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूँगा। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें जो हैं उनका मुतालबा जो है वो दो चीज़ों का है। नंबर एक, वो चाहते हैं कि आर्मी के अदारे के सरबराह की तैनाती जो है
वो उसकी विशफुल थिंकिंग के मुताबिक ही जाए। ये नहीं हो सकता। ऐसा अगर हुआ तो वो उस अदारे को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। फिर तो हर 3 साल बाद इसी तरह से फिर जलसे हुआ करेंगे, लॉन्ग मार्च हुआ करेंगे और फिर तैनाती हुआ करेगी। ये तो उस अदारे को जो कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल सरहदों के दिफा का ज़ामन है, तो उसको जो है वो तबाही और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करने की बात है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ना इसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना ही इसकी ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। दूसरा है इलेक्शन। इलेक्शन आप देखें कैसे पॉसिबल है कि आपकी 33% जो है वो ज़मीन अंडर वाटर है। बलूचिस्तान और सिंध में तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 सूबों में इलेक्शन हो और 2 सूबों में ना हो। तो इसलिए उसके लिए भी जो है वो एक हमारा अपना स्टांस जो है कि असम्बलियाँ अपनी मदद पूरी करें, वो अपनी जगह पे, लेकिन अदरवाइज़ ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए ये दोनों ही इसके मुतालबे हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा उसका मुतालबा नहीं है, और ये दोनों जो हैं ये पूरे होने जो है ये मुमकिन नहीं है। चलिए नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आपकी टीम की काफ़ी तारीफ़ें भी हुई जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को टैकल किया। तब इवन सऊदी एम्बेसडर जो कल जिस तरह IG इस्लामाबाद से मिले, एक तरफ आपके पास ऐसी टीम मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज़ बार बार अपनी हुकूमत से गिला कर रही हैं कि हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी हुकूमत में नहीं मिला। इमरान खान साहब को अभी तक ना तो गिरफ्तार किया गया, हालांकि बहुत कुछ है हुकूमत के पास। तो फिर क्यों, उन पर क्या चीज़ है जो हुकूमत, उससे क्या उनकी पब्लिक सपोर्ट जिस तरह बढ़ी है उससे हुकूमत घबरा रही है, या वैसे ही कतरा रही है उनको अरेस्ट करने से या उनके खिलाफ कार्रवाई करने से? नहीं, देखें उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे जो इंतकाम हमारे ख़िलाफ़ रवा रखा गया, जिस तरह से हमें झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए, उसमें बुनियादी तौर पे उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि इमरान खान न्याज़ी की हुकूमत थी, जो कि हमारी मुखालफ हुकूमत थी, तो उनके पास एक तो नैब का कानून था, काला कानून था कि आप भले जो मर्ज़ी मुकदमा बना दें, वो नारोवाल में स्टेडियम बनाने का मुकदमा बना दें, या LNG गैस जो आज एक लाइफलाइन के तौर पे जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, अगर वो मुआहदा भी ना होता तो आज पता नहीं क्या हाल होता। तो आप उसके ऊपर जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को और उस कंपनी के बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको गिरफ़्तार कर लें, और जिसको गिरफ़्तार कर लें भले वो किसी चैनल का या मीडिया का सरबराह क्यों ना हो, तो 90 दिन तो गए ना। 90 दिन के बाद फिर देखा जाएगा कि ज़मानत होती है या नहीं होती, और अदालतों के पास उस कानून के तहत ज़मानत का इख्तियार ही नहीं था। रिट जुरिस्डिक्शन में, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, उसमें जाना पड़ता था। हमें वो सहूलत हासिल नहीं है, वो नैब का कानून नहीं है इस वक्त। उस काले कानून को जो है वो बदला जा चुका है, और मैं समझता हूँ कि वो कोई बुरा काम नहीं हुआ, एक अच्छा काम हुआ है। बैड लेजिस्लेशन जो है उसे ख़त्म होना चाहिए, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसले थे जो इस वक्त भी यानी मौजूद हैं, कि जिसमें यह कहा गया था कि इस्लाम में ये चीज़ें गलत हैं, इनको ख़त्म किया जाए। तो जब वो ख़त्म कर दी गई, इसका मतलब तो इंतकामी कार्रवाई का जो कॉन्सेप्ट है जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से कुछ नहीं है इसके नहीं, हमारे पास नहीं, सुन लेना, नहीं सुन लेना, हमारे पास साकब नसार साहब जैसे चीफ जस्टिस भी नहीं है। हमारे पास जो है वो उस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त थी वो भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर हमें जो मुकदमात हैं जो हमने दर्ज किए हैं आपके सामने हैं कि किस तरह से जो है वो उन मुकदमात में दफ़ात को ख़त्म किया गया है। बेलें घर बैठे जो है वो उनको मिली हैं, छुट्टी वाले दिन भी जो है वो अदालतें खुली हैं और उनको जो है वो रिलीफ मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को
अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा का को जो गिला है वो अपनी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, और हुकूमत के सामने जो लिमिटेशंस हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं, उसमें भी कोई अबहम नहीं है। ठीक, तो राज साहब ये बताइएगा, जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था, नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा अहम इजलास हुआ, फिर एक स्पेशल कमेटी बनी, आप उसको हेड कर रहे थे, उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, उसमें लेटेस्ट क्या है? क्योंकि मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रहा था कि वो तो तकरीबन कंक्लूजन तक तो आप लोग पहुंच चुके हैं, तो उसमें क्या मामला चल रहे हैं? नहीं, उसमें अभी हम कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे, उसमें मुख्तलिफ एंगल से जो है वो इंक्वायरी हो रही है, और इस बात का तयन जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ और वेरिफिकेशन और री-वेरिफिकेशन की बुनियाद पे हम करेंगे कि ये हुआ क्यों कर है, इसके किरदार क्या है, किस तरह से ये मुमकिन हुआ, और उसके बाद फिर जो है जो साइबर प्रोटोकॉल्स हैं कि किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को इन फ्यूचर रोका जा सकता है, क्योंकि इस वक्त और साइफर वाला मामला पहुंचा कौन सा जी? साइफर वाला मामला जो हुकूमत ने फैसला किया था इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे आर्टिकल 6 भी लग सकता है उन पर, साइफर वाला जो नहीं, वो साइफर वाला मामला नहीं, वो साइफर वाला मामला नहीं है, वो साइफर को एक साजिश के तहत जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक ऐसा बयानिया बनाने जो कि इस मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ था, जिससे इस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो मुतासर हुई, और किस तरह से एक आदमी जो है वो उसने फ्रॉड किया पूरी कौम के साथ कि उस ख़त को जो है वो साइफर को जो है वो एक साजिश के तौर पे पेश किया। तो वो जो साजिश के तौर पे पेश करने का जो अमल है, वो अमल जो है वो इंतहाई जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, घटिया और गैर कानूनी था। तो वो तो 2 + 2 4 है, वो ख़ुद जो ऑडियो लीक हुई हैं तो उसमें जब वो ख़ुद तो वो साजिश कर रहा है कि किस तरह से मैंने इसको मिनट्स में ला के तब्दील करना है, और किस तरह से ये साजिश करके मैंने इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो उसमें तो वो तो साबित ही साबित है, सिर्फ उस ऑडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट करवाने की और उसके रिपोर्ट आने की देर है, और अगर वो फोरेंसिक में दुरुस्त साबित होती है, जिसकी इसने ख़ुद भी तस्दीक कर दी है, तो फिर इसके इस जुर्म के सरजद करने में फिर कौन सी रुकावट या शक रह जाती है। तो उसके बाद राणा साहब फिर क्या किस किस्म का मुकदमा बन सकता है अगर प्रोवाइडेड के जो फोरेंसिक है वो दुरुस्त साबित हो जाती है? उस सिलसिले में कैबिनेट ने जो है वो एक तो ये कहा कि इसकी जो है वो इंक्वायरी सबके अपना जो है फोरेंसिक ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की जाए, वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जाए, पार्लियामेंट इसके ऊपर बहस करे, और फिर पार्लियामेंट फैसला करेगी कि इसके ऊपर जो है वो कौन सा कानून आर्टिकल 6 लगता है, या ऑफिशियल अपना जो है वो एक्ट लगता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, या कोई और दफ़ा या कानून का इतलाक़ होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ फिर असम्बली में तय होंगी। ठीक, राणा साहब ये साइफर पीएम हाउस से गायब कैसे हुआ? क्योंकि जब आपने इक़्तिदार संभाला तो शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई जिसमें वो साइफर पेश किया गया, उस पर बाकायदा स्टेटमेंट भी आई थी, तो इसका मतलब ये कि वो तो फिर आपके दौर में गायब हुआ पीएम हाउस से? नहीं, हम उस कमेटी में तो वो साइफर पेश नहीं किया गया था। अच्छा। और उसमें तो वो असद मजीद साहब पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जी कोई मैंने इस किस्म की ना साजिश मैंने देखी, ना मैंने लिख के भेजी, ना कोई ऐसा मामला था। तो वो साइफर जो है उसकी जो मास्टर कॉपी या मुसद्दका कॉपी वो तो फॉरेन ऑफिस में होगी, उसकी जो कॉपीज़ करके प्रेसिडेंट को भेजी गई, चीफ जस्टिस को भेजी गई, स्पीकर को भेजी गई, वज़ीर-ए-आज़म को भी भेजी गई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो रिसीव हुई है, लेकिन बाद में कहीं वज़ीर-ए-आज़म उसे जेब में डाल के ले गए। अच्छा, ठीक। और राणा साहब नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो तय हो चुकी है? सुनने को तो ये आ रहा है कि चंद हफ्तों में वो पाकिस्तान में होंगे, ये तय हो चुका है कि वो वापस आ रहे हैं? जी, ये तय भी हो चुका है, और अब ये वक्त का फ़ैसला तयन उन्होंने ख़ुद करना है कि उनका आना जो है वो कब
ज़्यादा मौसर और ज़्यादा मुनासिब रहेगा, या उनकी जो सेहत के इश्यूज़ हैं उनकी जो है वो लेटेस्ट क्या पोजीशन है। तो ये फ़ैसला हो चुका है, और वो जो जिस केस में उनको सज़ा दी गई थी वो तो आलमोस्ट जो है वो मरियम नवाज़ साहबा के केस के फ़ैसले के बाद वो ख़त्म हो चुका है। ठीक। और राणा साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कुछ आर्टिकल 62(1)(f) की जी ये ड्रैकोनियन लॉ है, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जिसमें खुद चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे एक फैसला दे चुकी थी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करने का। वो आप चूंकि लॉ को बड़ा अच्छा समझते हैं, खुद भी लॉयर हैं, क्या 62(1)(f) की तशरीह जो है ये पार्लिमान को करनी चाहिए, या आज जो उनके रिमार्क्स हैं आपका उस पर क्या कमेंट होगा? क्योंकि पहले कुछ और फैसले आ चुके हैं, आज जो है रिमार्क्स कुछ और रिफ्लेक्ट कर। उन्होंने राय या रिमार्क्स तो इस बात पे दिए हैं कि ये कानून जो है ये गलत है, यानी ब्लैक लॉ है, ये कानून ठीक नहीं है। लेकिन उसके मुताबिक फ़ैसला तो वही होना ना जो कानून है, तो इसलिए फ़ैसला होना एक और चीज़ है, और उस लॉ का अच्छा या बुरा होना जो है वो और चीज़ है। और इसमें तो कोई शक नहीं है, कोर्ट्स के फैसले इससे पहले भी हैं कि ये एक ब्लैक लॉ है और ये एक डिक्टेटर ने जो है उसको शामिल किया आइन में। बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के मौके पे इसको नहीं निकाला जा सका, इसे निकाला जाना चाहिए था। तो इसमें जो है ये क्योंकि आइन में ये चीज़ मौजूद है, तो इसलिए इसको पार्लियामेंट जो है वो कभी भी निकाल सकती है। ठीक। राणा साहब, आखिरी सवाल आपसे। कल शायद खकान साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसका फ़ैसला इसलिए अब कर लेना चाहिए कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो इस तैनाती को लेकर जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं, उन्हें अब दफना देना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जल्द हो जानी चाहिए ताकि ये मामला जो है वो साइड पे हो जाए? मेरा नहीं ख्याल कि उस फैसले को किसी भी तरह से मुतासर होना चाहिए। उसे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, रवायात के मुताबिक जब उसका वक्त बनता है उसी वक्त उसको होना चाहिए। ठीक। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त चाहता है इसके बाद कराची की बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इल्तिबा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए साफ साफ ये कह दिया कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। ये होंगे कैसे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब अहम बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ी कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिंध पुलिस ने सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली थी, और उनकी जानिब से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को ख़त लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि 3 माह तक बल्दियाती इंतखाबात में हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि पुलिस की नफरी जो है वो सिंध में सैलाबी इलाकों में तैनात है, और है भी ऐसा। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी की कि वो इलेक्शन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ही है। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये है कि सिक्योरिटी की अगर ये जिम्मेदारी पुलिस और सूबाई हुकूमत नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा? इसका मतलब कि इलेक्शन होना अभी भी बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि यही पुलिस बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सैलाब के सबब नफरी कम होने की बुनियाद पर अदा करने से माजरत कर चुकी है। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि सिंध पुलिस सूबे के सबसे बड़े शहर कराची की सिक्योरिटी जो है उनसे संभल नहीं पा रही। हुकूमत सिंध भी कराची में हालात बेहतर होने की दावे तो वो करती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं। चंद दिन पहले ही जो एक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक रवां साल जनवरी से अगस्त के दौरान सिर्फ डकैती की मज़ामत पर 60 शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। इसी दौरान स्ट्रीट क्राइम की योमिया जो 250 वारदातें होती रहीं वो भी हमारे सामने है, जबकि से गुज़श्ता 8 माह में 36,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें, 1500 कारें और 19,000 से ज़ायद मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें FIR जो हैं वो दर्ज हुई। दूसरी जानिब पुलिस गुज़श्ता दिनों ही दावा कर रही थी कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो चुकी है। यहाँ तक कहा गया कि जराइम में इजाफे का तासुर, बाज़ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर जाली और गैर मुतालिका वीडियोस पेश कर देते हैं, उसके बायस ये तासुर एक पैदा हुआ। लेकिन ये दावा तो पुलिस की जानिब से किया गया कि शहर में टारगेट किलिंग और कत्ल की वारदातें जो हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है उसकी वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। फिगर्स भी हमने आपके सामने रखे। और 2 रोज़ पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पुलिस हुकाम ने यह कहा कि हालिया
सैलाब के बाद शहर में स्ट्रीट क्राइम में गैर मामूली इजाफा हो चुका है, जबकि शहर में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, उनका निस्फ का ताल्लुक जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों से है। शहर में जराइम के आदाद शुमार शेयर करते हुए बताया गया कि 2020 में शहर में 61,000 जबकि 2021 में 84,000 जराइम के वाक़यात रिपोर्ट हुए। लेकिन कमेटी की जानिब से ऑब्वियसली इन आदाद शुमार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। बलदियाती इंतखाबात और शहर की ये जो मौजूदा सूरत हाल है, खुसूसन स्ट्रीट क्राइम की, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह और साबिक़ मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर ने आज फैसला कर दिया है कि 23 अक्टूबर को ही इलेक्शन होने हैं बलदियाती, हमें तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इंटीरियर उसके, कराची के शहरी इलाकों के भी, सिंध के। क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात हो पाएंगे? अभी तो 20 दिन रह गए। जी, 2 दफ़ा तो कैंसिल हो चुके और सिंध हुकूमत को ये मौका मिल गया सैलाबों की वजह से, सैलाब की वजह से, और वो बार बार ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ये लोग। लेकिन डेफिनेटली सैलाब से पहले भी इलेक्शंस डिले हुए, 2 साल हो गए लोकल बॉडीज़ को ख़त्म, सैलाब तो खैर अभी आए। तो इस वाली बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि सिंध हुकूमत की इंटेंशन नहीं है कि वो नीचे ट्रिकल डाउन। वजह क्या है इंटेंशन? इसलिए कि वो इख्तियारात और वसाइल नीचे देना नहीं चाहते ना, वो चौधरी बनकर रहना चाहते हैं, वो और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट के तहत जो तमाम चीज़ों को जो है वो चलाते हैं। देखें, दुनिया भर में ये जो लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है, ये क्यों है? ये इसलिए रोशनास हुआ था, जब भी हुआ होगा, कि आप हर पाकिस्तान हर शहरी को, अपने मुल्क के शहरी को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दें, और उस सेंस, ताकि उसकी ओनरशिप आए। और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इसलिए कि आप हर किसी को तो MNAs की कैटेगरी में, MPs की कैटेगरी में, या आप नेशनल पॉलिसीज़ में नहीं, उसको उसकी गली के मामलात में आपको इन्वॉल्व करना होता है। इसलिए कि एक मुल्क में मुख्तलिफ तबके के लोग रहते हैं, किसी की ज़्यादा तादाद होती है, किसी की कम तादाद होती है। तो जो कम तादाद वाले लोग होते हैं, उनका जो इलाका होता है, वहाँ पर उनको कम से कम अपनी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दे दें, आपको उनकी लोकल इशूज़ के हवाले से उनको कोई रोल दे दें। इसलिए लोकल गवर्नमेंट का ये निज़ाम है। और इस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितनी भी जमहूरी हुकूमतें रही हैं, वो रिलक्टेंट रही हैं इख्तियारात और वसाइल नीचे देने में। NFC अवार्ड लेते हैं नीचे, PFC अवार्ड नहीं देते। लेकिन मुस्तफा साहब, जो MQM ने मुआहदा किया पीपल्स पार्टी के साथ इस हुकूमत का साथ देने के लिए, उसमें भी बलदियाती जो इंतखाबात हैं वो भी उसमें लाजमी उसका जुज़ा। दूसरा, जो इख्तियारात निचली सतह तक जो भी MQM के मुतालबात थे वो उन्होंने मन वन तस्लीम किया और उन्होंने कहा उस पर अमल भी करेंगे। अब अगर अमल नहीं हो रहा तो फिर तो ये सवाल MQM को करना चाहिए, पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग नहीं, MQM करेगी नहीं सवाल। जब MQM के वजूद से लेकर आज तक मुआहदात तो बहुत सारे हुए हैं। आज तक हुआ क्या है? कोटा सिस्टम ख़त्म करने के नाम पर पार्टी बनी थी, आज तक पाकिस्तान कराची में हज़ारों हड़तालें कराई, एक हड़ताल कोटा सिस्टम ख़त्म करने में नहीं हुई। अपने हाथ से ये इख्तियारात और वसाइल 2013 में जिसके जाने का रोना रोया जाता है, अपने हाथ से अपने गवर्नर ने लिखकर, इनके MQM के गवर्नर ने लिखकर अपने हाथ से इख्तियारात वसाइल दी, क्योंकि उस वक्त भी MQM हुकूमत में थी, 8 वजारतें थी इनके पास, गवर्नर बैठा था 13 सालों से। तो और आज भी वजारतें हैं, वजारतें मिली हुई हैं और सारी चीज़ें ठीक है। तो ये तो मुआहदात वगैरह पे सीरियस नहीं होना चाहिए। अच्छा मुस्तफा साहब, पहले क्वेश्चन की तरफ ही मैं आता हूँ। आपने कहा पीपल्स पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन इस वक्त तो चले इंटेंशन अगर साइड पे भी कर दें, इंटीरियर सिंध की जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें तो मुमकिन भी हमें नजर नहीं आ रहे हैं जी। इस वक्त तो जो है एक उनके पास जवाब है ना, मैंने जैसा कि आपको कहा कि यकीनन सिंध में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब है और अभी तक पानी निकल नहीं पाया और अभी तक लोग बेघर हैं, और बकौल सिंध हुकूमत के कराची की पुलिस और इंतजामिया वहीं भेजी हुई। तो इस राइट नाउ तो ये रीज़न जो है डेफिनेटली इसके ऊपर कोई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को जो है वो के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सैलाब से पहले, सैलाब तो अभी 2 महीने पहले आया ना जी, तो सैलाब से पहले 2 सालों से इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, यही ट्रैक रिकॉर्ड है। 2010 में जब मेरे ज़माने में मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ था लोकल गवर्नमेंट का, तो 5 सालों के बाद जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो एक्शन लेने के बाद 5 सालों के बाद जाकर इलेक्शंस कराए थे। देखें, ये अजीब मजाक है। यही हम आईनी तरमीम चाहते हैं पाकिस्तान के आइन में, कि नंबर 3 तरामीम चाहते हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात डिपार्टमेंट लिखे हुए आइन में, पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में लिख दिए जाने चाहिए, नंबर 1। अच्छा। जिस तरह से NFC अवार्ड से वफाक को से पैसा मिलता है सूबों को, इस तरह से सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने का निज़ाम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन लिख दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात, आखिरी बात, कि जिस तरह से
लोकल जब जब ये लिख दिया जाना चाहिए कि जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है मुल्क में, उस वक्त तक मुल्क में एमपीएस और एमएनएस के इलेक्शन नहीं हो सकते। ये अजीब मजाक है कि आपका टेन्योर खत्म हो जाता है और आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं। कल को वजीर आला का टेन्योर खत्म हो, मैं बोलूं भाई हालात खराब है, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो सिंध में, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपका आइन खतरे में पड़ जाएगा, आपका पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा। वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो, आप जो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो। ये क्या मजाक है? आप सैकड़ों अरब रुपए नाली बनाने के ठेके आप एमपीएस को दे रहे हैं, वजीरों को दे रहे हैं, पर उनका क्या काम है? उनका काम लेजिस्लेशन करना है। पाकिस्तान में जमहूरियत की जो पहली सीढ़ी है लोकल गवर्नमेंट, उसको बाय डिजाइन आज तक पनपने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वहां से लीडर पैदा होते हैं। और इनकी जिन जागीरदार वडेर सर और पीपल्स पार्टी का तो 14 सालों से आप अशर देख रहे हैं, सिंध में 10,242 अरब रुपए खर्च किए हैं बकौल इनके। 10,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद 50 दफा आप सिंध को बिल्डोज करें और 50 दफा पूरा नया सिंध बना लें, इतना पैसा है। अगर अवाम की चॉइस ही पीपल्स पार्टी है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस जैसे भी हो, लेकिन अगर अवाम उन्हें इलेक्ट करती है तो क्या किया जा सकता? बहुत अच्छी बात है। इस मुल्क का जालिम सिर्फ हुक्मरान नहीं है, इस मुल्क का जालिम मजलूम भी है। ये जो मजलूम है ना, वो मजलूम भी जो उसको रोल प्ले करना है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो कहते हैं भाई आपको क्या मसला है, हम तो जिनकी आप बात करें इन्हीं के वोटों से तो हम आए। तो मेरा तो जो है वो अब हमने तो तय कर लिया कि मैं इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि इस मुल्क में जुल्म जालिम हुक्मरानों के जुल्म करने से नहीं है, मजलूम के खामोश रहने से और जालिम का साथ देने से। तो मेरी तो सारी बात जो है वो आपके तवज्जो से, और हम जो भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो जो मजलूम है जिस पर जुल्म हो रहा है उससे पूछ रहे हैं तुम क्या। उन्होंने तो बता दिया कि उन्होंने चेंज नहीं होना, हुक्मरानों ने ये बता दिया कि भाई उन्होंने चेंज नहीं होना। क्या इस मुल्क का मजलूम भी चेंज होने के लिए तैयार है? जवाब है कि क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। जब तक इस मुल्क का मजलूम, जिसको आप वोटर कह रहे हैं, जब तक वो चेंज नहीं होगा, इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा, ये वोटर या मजलूम आप जिस तरह कह रहे हैं चेंज करने की बात, ये तो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, वो भी इनकलाब लाने की, उनको मौका दे दिया ना, उनको मौका मिल गया, लेकिन वो तो फेल हो गए इस इनकलाब लाने में। उन्होंने कोई, आज अगर हम ये भुगत रहे हैं, देखें 4 सालों से पिछले कराची का जब अजीब मजाक है, हमने 4 सालों तक इमरान खान साहब की हुकूमत को लाने और उसको चलाने का तावान दिया है पीपल्स पार्टी को, कि पीपल्स पार्टी कहीं PMLN से ना मिल जाए तो जो है वो इमरान खान साहब जो है वो बहुत माजरत के साथ, उनके लोग जो है वो ज़ुबानी जमा खर्च तो करते थे, ज़ुबानी फायरिंग करते थे, मुंह से फायरिंग, लेकिन जो है वो पीपल्स पार्टी को 4 सालों तक खुली छुट्टी थी, जो चाहे वो करें। और आपको पता है कि अब तो रिवील हो गई सारी बातें कि पीपल्स पार्टी और उनका एक ये खुफिया अनअनाउंस था, एक एग्रीमेंट था कि आप हमें यहाँ नहीं छेड़ो, हम आपको वफाक में नहीं छेड़ेंगे। अब मुझे ये डर है कि हमने 4, और उसका तावान किसने दिया, इसकी गिरवी कौन रख दिया कि कराची को आपने सिंध को गिरवी रख दिया कि भाई हम नहीं पूछेंगे उधर पलट के। इमरान खान ने नहीं पूछा पलट कर। अब मुझे डर है कि अब पीपल्स पार्टी की दोबारा सर्विसेज ना ले ली जाएं, कि पहले तो इमरान खान साहब को चलाने के लिए उनकी सर्विसेज थी, अब इमरान खान साहब को रोकने के लिए उनकी सर्विसेज ले ली जाएं, तो उसका खमियाजा हमने भुगतना है, कराची वालों ने भुगतना है, सिंध वालों ने भुगतना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला के जो है वो कोई डिफरेंट निज़ाम आए, कोई डिफरेंट इक्वेशन बने। ये ना हो जाए कि अब इमरान खान साहब को रोकने के लिए भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, तो भाई आप जो चाहें सिंध में करें, हम आपको नहीं पूछेंगे, तो फिर हम तो मारे जाएंगे। हम वैसे ही तबाह बर्बाद हो गए कराची वाले। और अगर अगली बारी भी इस तरह की हो गई और कोई रोकने वाले से देखें, पुलिस उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, जो है वो ट्रैफिक पुलिस उनकी है, हर चीज़ जो है वो, तो अगर रियासत के इदारे भी इस मामले में खामोश हो जाएं और उनकी गलत चीज़ों को नहीं रोकें, तो आज जो कराची में हशर जो लावा पकड़ा है, मुझे डर है कि ये किसी और तरफ जाएगी बात। अच्छा, ये मुस्तफा साहब अगली बारी की अगर बात करें तो कुछ आवाज़ें ऐसी भी उठ रही हैं कि बानी MQM को माफ़ी दे दी जाए दोबारा से। MQM के दोबारा यकजा होने, इंक्लूडिंग यू, उर्दू स्पीकिंग जो वोट है, एक प्लेटफॉर्म पे कुछ चांसेस हैं, और ज़रा माफ़ी पे भी बात हो जाए। देखिए, मुझे नहीं पता कि माफ़ी की कहाँ बात हो रही है और चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो अभी खैर आई थिंक ये वो हो गई है, कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं रही उनके माफ़ी और माफ़ी ना होने से। और मुझे नहीं पता कि कहीं बात हो रही है ऐसी रूमर्स, हर 3 महीने में वो खुद ही जो है वो चला देते हैं सारी चीज़ें, वो रियासत जाने और वो जाने, उसके ऊपर मेरा कोई कॉमेंट नहीं है। जहाँ तक देखिए बात है किसी के साथ बैठने की, बात करने की, मैंने आज तक कभी भी किसी जगह पे भी ये नहीं कहा कि फलां से बात नहीं हो सकती। देखिए, मेरा एक नैरेटिव है, मेरा एक नज़रिया है, मेरी एक बात है, और उस बात में कोई रिजेक्ट नहीं। हम आप आएँ, बैठे, बात करें, अगर लॉजिकल बात जिसकी होगी बात मानी जाएगी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। भाई अगर किसी की इंटेंशन जो है वो ठीक है
तो लॉजिकल बात मानी जाएगी ना भाई। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से, भाई मैं उर्दू बोलने वाला मुहाजिर हूँ, मेरी नज़र में मुहाजिर नाम पर सियासत करना सिर्फ और तमाम कम्युनिटीज़ को आइसोलेट करना ये मुहाजिरों के लिए ठीक बात नहीं है। फिर मैंने जब लेकिन ऐसा तो अब MQM भी नहीं कर रही ना, MQM पाकिस्तान। भाई मुझे नहीं पता कि वो उनके क्या कभी उनके नारे आ जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं। हमने तो जो पहले दिन जो बात की आज तक उस वाली बात पर खड़े और प्रैक्टिकली हमने इसका मुजाहरा पेश किया। दूसरी बात है कि भाई मेरी कम्युनिटी के नौजवान गिरफ्तार हो रहे थे, लापता हो रहे थे और एंटायर पाकिस्तान जो है वो हम पर टैग लगता चला जा रहा था। तो हमने तो इस कौम के लिए बगावत की। अल्ताफ हुसैन साहब भाई मुझे बुरे नहीं लग रहे थे, मुझे उन्होंने सेनेटर बना रखा था, मुझे वो मेयर बना चुके थे, मुझे वो वजीर बना चुके थे, मुझे क्यों बुरे लगेंगे? अच्छा भाई मैंने कोई सौदेबाजी की होती तो भाई एक तरफ से सेनेटरशिप छोड़कर कहीं मैं वजारत लेता ना वफाकी, मैंने तो लूज किया है, पर्सनली स्पीकिंग मैंने तो लूज किया है। लेकिन मैं आज अल्लाह का शुक्र है कि जो कराची में रोजाना शोधा कब्रिस्तान में लाशें जाती थी, आज वहां पर 6 सालों से ताले पड़ गए। 550 माओं के लापता बच्चे बाजियाब होकर घर आ गए, नया लड़का कोई लापता नहीं हो रहा। आज कराची में कोई इलाके नहीं बटे हुए कि ये बलोचों और ये क्रेडिट आप समझते हैं TSP का? समझता नहीं हूं, मेरा ईमान है, यकीन है, दुनिया मानती है, मेरा दुश्मन भी मानता है इस वाली बात पर कि एक दिन में 22 लोग एवरेज मरते थे कराची में हमारी आवाज उठाने से पहले। आज नहीं मर रहे। एक तकरीर पर सैकड़ों लड़के लापता हो जाते थे, गिरफ्तार हो जाते थे। एक तकरीरें तो आज भी हो रही हैं उसी तरह से। लेकिन आज फर्क है कि मुस्तफा कमाल की इस आवाज की वजह से और जो लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे कारकुनान, और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो है आज उनकी बात पर मेरे घर पे रेंजर्स नहीं आती, मेरे घर पे पुलिस नहीं आती, और हम पाकिस्तान में अपनी स्ट्रगल की बात करें, अपने इश्यूज की बात करें। वरना हम तो ये डिफेंड करते करते परेशान रहते थे कि भाई हमने ये काम किया है, कोई एक जुर्म हो कराची में और इल्जाम हम पर लग जाता था। आज अल्लाह का शुक्र है नहीं लग रहा, ये इल्जाम नहीं लग रहा। आखिर में मुस्तफा साहब ये बताइएगा कि स्ट्रीट क्राइम काफी इजाफा उसमें हुआ, हमने फिगर्स भी रखे और उनके सामने, व्यूअर्स के सामने, क्या किया जा सकता है? क्या वाकई इस तरह है कराची की जो ग्राउंड की? देखिए बहुत अफसोस की बात है जब कराची का पुलिस चीफ जो ये बैठकर बिजनेस कम्युनिटी के सामने, कैमरों के सामने कहेगा कि भाई जो है वो दुनिया में और शहरों में भी बहुत ज़्यादा क्राइम है, आप लोग शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं और ये आप लोगों की वजह से, आपके शोर मचाने की वजह से इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है, आप ही दुश्मन है। ये अनबिलीवेबल, ये माइंडसेट शो करता है कि उसको ये अभी हफ्ते भर पहले तमाम चैनल्स पे रिपोर्ट उनको बोलते हुए दिखाया गया, बाकायदा वो बात कर रहे हैं चीफ पुलिस जो है वो माइंडसेट है जो ये बता रहा है कि वी डोंट बॉदर एट ऑल। आप मर रहे हैं तो खामोशी से दफना क्यों नहीं रहे अपने आप को? आप शोर क्यों कर रहे हैं? आप मरने पे शोर ना करें, कराची वाले मरने पे शोर ना करें। पुलिस चीफ को तकलीफ हो रही है भाई, हुकूमत को तकलीफ हो रही है, आप शोर ना करें, खामोशी से दफनाते चले जाएं। इनको अंदाजा नहीं है कि भाई ये शहर ऐसा नहीं था पहले, ये यहां पर मसाइल थे, आज शहर में ऐसा लावा है जो जिस तरफ इसको गलत तरीकों से आज हम हट जाएं तो ये शहर जो दोबारा उन्हीं 80s की दहाई में दोबारा तमाम वो वजूहात मौजूद हैं जिसकी वजह से शहर दोबारा आग और खून की खेल दोबारा शुरू कोई करवा सकता है। बाहर की ताकतें बैठी हुई, दुश्मन मुल्क बैठे में, आप पीने का पानी दे नहीं रहे, नौकरी आप दे नहीं रहे, कचरा आप उठा नहीं रहे। अब जो है मोबाइल फोन पे, आप पहले मोबाइल फोन छीनते थे, अब आप बंदे मार रहे हैं और उस पर से पुलिस ये कहे कि नहीं आपको रोना नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी अलार्म। मैं रियासत पाकिस्तान को कह रहा हूं, रियासत पाकिस्तान को कह रहा हूं कि देखिए कराची आपका रेवेन्यू इंजन है, कराची तबाह होगा, हो रहा है, ये मुल्क तबाह होगा, खुदा न खास्ता। रोकें उसको, इसको संभालें, वरना इट विल बी टू लॉन्ग। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दी।